हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एन के पर। तो फ्रेंड्स, आपको जो है मैंने यहाँ पे चंद्रवंश में कुछ प्रश्न कराने थे, जिसमें मैं आपको पार्ट 1 में 40 प्रश्न तक करा चुका हूँ। तो आज मैं इसमें आपको 100 प्रश्न कंप्लीट कराऊंगा। इससे आगे से मैं 41 से शुरू करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में यहाँ तक करा दिया था, 40 तक करा दिया कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 41 की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि अकबर को तिब्बती याक, जिनको झुप्पू भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, झुप्पू, तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खाल किसने भेंट की थी। तो अकबर को तिब्बती याक और कस्तूरी हिरणों की खाल किसने भेंट की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो की थी रुद्रचंद ने। तो रुद्रचंद ने अकबर को क्या भेंट किया था, तिब्बती याक और कस्तूरी हिरणों की खाल भेंट की थी। तो इसका राइट आंसर रुद्रचंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास कि रुद्रपुर में अटरिया देवी मेला किसने प्रारंभ करवाया था। तो रुद्रपुर में अटरिया देवी मेला किसने प्रारंभ करवाया था, हमें ये बताना है। तो रुद्रपुर में अटरिया देवी मेला किसने प्रारंभ करवाया था, ये भी हमारे पास रुद्रचंद ने ही करवाया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रुद्रचंद, इसका भी राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा रुद्रचंद। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास। नेक्स्ट पर्सन है कि सेन शास्त्र की रचना किसने की है। तो सेन शास्त्र की रचना किसने की है, यहाँ पे सेन शास्त्र की रचना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेन शास्त्र की रचना भी यहाँ पर रुद्रचंद ने ही की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, रुद्रचंद। तो इसका हमारे पास क्या है, 41, 42 और 43 के जो आंसर हो जाएंगे, तीनों के रुद्रचंद आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, मल्ला महल का दरवाजा किसने बनवाया था। तो मल्ला महल का दरवाजा हमें बताना है। तो मल्ला महल का दरवाजा किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था मल्ला महल का दरवाजा, विजय चंद ने बनवाया था। किसने बनवाया था, विजय चंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय चंद। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर्सन कि आर्क ऑफ जोन की संख्या किसे दी गई है, या आर्क ऑफ जोन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आर्क ऑफ जोन की संख्या किसे दी गई है, यहाँ पे तीलू रोतेली को आर्क ऑफ जोन की संज्ञा दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीलू रोतेली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से प्रश्न हमारे उत्तराखंड के सभी एग्जाम जो बनते हैं, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास कि छह खाता ध्यानीरो के खसों का विद्रोह किसने दबाया था। तो छह खाता ध्यानीरो के खसों का विद्रोह किसने दबाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने दबाया, त्रिमल चंद। तो त्रिमल चंद ने जो है छह खाता ध्यानीरो के विद्रोह को दबाया था। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिमल चंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है, बाज बहादुर चंद को किसने 9 लखिया माल या 84 माल जागीर की संज्ञा दी। तो बाज बहादुर चंद को किसने 9 लखिया माल या 84 माल जागीर की संज्ञा दी थी। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि बाज बहादुर चंद को 84 माल या 9 लखिया नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो इसको किसने ये संज्ञा दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने इनको ये संज्ञा दी थी। किसने दी थी, शाहजहां ने इनको ये संज्ञा दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास कि बाज बहादुर चंद का वास्तविक नाम क्या था। तो बाज बहादुर चंद का मैं वास्तविक नाम बताएं। तो बाज बहादुर चंद का वास्तविक नाम क्या था, बाज गुसाई। तो क्या था, बाज गुसाई इनका यहाँ पर वास्तविक नाम था, बाज गुसाई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज गुसाई। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास कि 1674 ईस्वी में व्यास घाटी को चंद राज्य में मिलाया था। तो व्यास घाटी को चंद राज्य में मिलाया था। तो व्यास घाटी को चंद राज्य में किसने मिलाया था, यहाँ पे बाज बहादुर चंद ने ही मिलाया था। बाज बहादुर चंद ने मिलाया था। और कब मिलाया था, 1674 में मिलाया था। ठीक है, तो व्यास घाटी को चंद राज्य में इन्होंने यहाँ पर मिला दिया था इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, एक हथिया देवाल की बनावट किस मंदिर के बनावट की तरह है। एक हथिया देवाल मंदिर की बनावट किस मंदिर की बनावट की तरह है। तो किस मंदिर की बनावट की तरह है वो, एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह। तो किसकी तरह है वो, एलोरा के कैलाश मंदिर। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसकी तरह ये बनावट यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो एक हथिया देवाल जो बनावट है
तो ये किस मंदिर की बनावट की तरह है? ये एलोरा के कैलाश मंदिर की बनावट की तरह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर। 50 का हमारा एलोरा का कैलाश मंदिर। फिर नेक्स्ट है 51 कि तीलू रोतेली ने 15 वर्ष से 22 वर्ष की उम्र में कितने युद्ध लड़े थे? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि 15 साल की उम्र में देख कितनी कम उम्र होती है, और 15 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक उन्होंने कितने युद्ध लड़े? तो उन्होंने कुल 7 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? उन्होंने 7 युद्ध यहाँ पर लड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 युद्ध। ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्सन है तीलू का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो मतलब तीलू रोतेली का जो जन्म था कब और कहाँ हुआ था? तो तीलू रोतेली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका मैं बता दूं, तीलू रोतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था। 8 अगस्त 1661 को हुआ था, और ये पौड़ी के गुराड़ गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पौड़ी के गुराड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी के गुराड़ गांव, 8 अगस्त 1661 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, तीलू की घोड़ी का क्या नाम था? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, और काफी बार यह प्रश्न आया भी हुआ है एग्जामों में। तो मैं बता, तीलू की घोड़ी का क्या नाम था? तो इनकी घोड़ी का जो नाम था वो था बिंदुली। तो बिंदुली इनकी तीलू रोतेली की घोड़ी का नाम था, बिंदुली। ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास। नेक्स्ट पर्सन है कि तीलू की सहेलियों का क्या नाम था? तो इनकी 2 ही सहेलियां थी। तीलू की सहेलियां जो थी, एक का नाम था बेलू और दूसरे का नाम था देवली। तो बेलू वो देवली इनकी सहेलियों के नाम थे। ठीक है। तो हमारे पास पर्सन आ जाए कि तीलू रोतेली की सहेलियों के नाम बताइए। उनमें से आपको, ये मैंने आपको 2 नाम बताए, एक बेलू और एक देवली। तो इनमें से आपको वहाँ पे एक नाम भी मिल सकता है, जैसे कि ए करके बेलू हो गया, बी करके देवली हो गया। ए सी ऑप्शन में ये दोनों हो जाएंगे, और इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है ऑप्शन में। तो वहाँ पे ऑप्शन बेस आपको देखने होंगे, तो आपको ये नाम याद यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेलू और देवली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को साहसिक कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को साहसिक कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता है, और इसके साथ ही साथ 21,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तीलू रोतेली पुरस्कार के साथ 21,000 रुपये का इनाम भी इनको दिया जाता है। साहसिक महिलाएं जो होती हैं, साहसिक कार्यों में जो महिलाएं आगे आती हैं, तो उनके लिए तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता है, और 21,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, घोड़ाखाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो घोड़ाखाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो घोड़ाखाल मंदिर का निर्माण कराया था बाज बहादुर चंद ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान कब चलाया था? तो बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान कब चलाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1670 ईस्वी में। तो 1670 ईस्वी में बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान चलाया था। तो तिब्बत अभियान कब चलाया गया था बाज बहादुर चंद द्वारा? 1670 ईस्वी में चलाया गया था। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास। नेक्स्ट पर्सन है, बाज बहादुर चंद ने मानसरोवर यात्रा में बाधा डालने वाली किस जनजाति को हराया था? तो मानसरोवर यात्रा जब होती थी, तो वहाँ पे कौन सी जनजाति उस यात्रा में बाधा उत्पन्न करती थी? तो कौन सी जनजाति थी? हुण जनजाति। तो हुण जनजाति जो है, हुण जनजाति को इन्होंने वहाँ पर हराया था, क्योंकि मानसरोवर यात्रा के समय में ये जनजाति क्या करती थी? इस यात्रा में बाधा डालती थी। ठीक है। तो वहाँ पर आने जाने वाले जो श्रद्धालु होते थे, उनको परेशान करना, कुछ भी इस तरीके के इत्यादि ये काम करती थी। ठीक है। तो इस सभी से निपटने के लिए बाज बहादुर चंद ने हुण जनजाति को हराया था। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास। नेक्स्ट पर्सन है कि सुलेमान सिक्को पहले किसके दरबार में आया था? तो सुलेमान सिक्को पहले किसके दरबार में आया था? तो वो भी बाज बहादुर चंद के दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था? बाज बहादुर चंद के दरबार में आया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। फिर नेक्स्ट पर्सन है कि तीलू के मंगेतर का क्या नाम था? तो तीलू रोतेली जो थी, तीलू रोतेली के मंगेतर का क्या नाम था यहाँ पर? भवानी हीरा नेगी। तो भवानी हीरा नेगी, तो भवानी हीरा नेगी जो है तीलू रोतेली के मंगेतर का नाम था। तो पर्सन भी आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि तीलू रोतेली के मंगेतर का नाम बताइए। तो मंगेतर का क्या नाम है यहाँ पे? भवानी हीरा नेगी उनके मंगेतर का नाम था।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि राजदूत पर्वत सिंह गुसाई व विश्वरूप पांडे राजगुरु किसके राजदूत थे? कौन कौन? पर्वत सिंह गुसाई और विश्वरूप पांडे राजगुरु किनके राजदूत थे? तो किनके राजदूत थे? ये बाज बहादुर चंद के ही राजदूत थे। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद के ही यहाँ पे क्या थे? राजदूत थे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हमारे पास जो चंदवंश है, चंदवंश में मैंने यहाँ पे सभी को सीरीज से उठाया है, तो उनके जो इम्पोर्टेंट पर्सन मुझे लगे तो वही मैंने आपको यहाँ पर सीरीज से यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो तभी हमारे जो इनके आंसर आ रहे हैं किसी के 2 या 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो इसीलिए इसी वजह से रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो मैंने यहाँ पे सीरीज से जो है पर्सन उठाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास कि बाजपुर शहर किस जनपद में स्थित है? तो बाजपुर शहर किस जनपद में स्थित है मैं ये बताना है। तो बाजपुर किस जनपद में स्थित है? ये हमारे पास उधम सिंह नगर में स्थित है, जिसको हम यूएस नगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में स्थित है। और ये बाजपुर शहर किसने बसाया था? बाज बहादुर चंद ने ही बसाया था। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास, किस चंद शासक ने पंवार राज्य के बधानगढ़ पर अधिकार किया था? तो किस चंद शासक ने पंवार राज्य के बधानगढ़ पर अधिकार किया था मैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदोत चंद। तो उदोत चंद ने यहाँ पर पंवार राज्य के बधानगढ़ पर अधिकार किया था। और कब किया था? ये 1678 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदोत चंद, और 1678 में इन्होंने ये अधिकार किया था। फिर नेक्स्ट पर्सन है, किस चंद शासक ने कोटा बाबर, जिसको तराई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, कोटा बाबर में आम के बगीचे लगवाए? तो किस चंद शासक ने कोटा बाबर या तराई क्षेत्र में आम के बगीचे लगवाए? तो किसने लगवाए थे? वो भी उदोत चंद ने लगवाए थे। तो किसने लगवाए थे? उदोत चंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदोत चंद। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, उदोत चंद ने खेरागढ़ पर अधिकार कब किया था? तो उदोत चंद ने खेरागढ़ जगह है, तो गढ़ यहाँ पे क्या है? खेरागढ़। हमारे पास कुल कितने गढ़ थे? 52 गढ़ थे। तो 52 गढ़ में से एक गढ़ ये भी है कि खेरागढ़ पर अधिकार कब किया था? तो उदोत चंद ने खेरागढ़ पर अधिकार कब किया था? 1688 ईस्वी में जो है खेरागढ़ पर अधिकार किया था। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, नेक्स्ट पर्सन आएगा कि उदोत चंद के सेनापति का क्या नाम था? तो उदोत चंद के जो सेनापति थे उनका नाम हमें बताना है। तो नाम उनका क्या था? हीरू देउबा। तो हीरू देउबा उनके सेनापति का नाम था। तो उनके सेनापति का क्या नाम था? हीरू देउबा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर हमारे पास, नेक्स्ट पर्सन आएगा कि अल्मोड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? ये भी उदोत चंद ने करवाया था। तो किसने करवाया था? उदोत चंद ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदोत चंद। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास, गढ़वाल में लूट के समय कौन चंद शासक नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति भी उठाकर ले आया? तो गढ़वाल में लूट के समय कौन से चंद शासक नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति उठाकर ले आए थे? तो कौन लेकर आए थे? वो ज्ञानचंद लेकर आए थे। और इन्होंने अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में ये मूर्ति स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? अल्मोड़ा में भी उस समय नंदा देवी मंदिर था। तो उस समय में अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में इन्होंने लूट के समय यह मूर्ति अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में लाकर स्थापित कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ज्ञानचंद। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ का एक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद ने ही कत्यूरी घाटी में भी एक बद्रीनाथ का मंदिर का निर्माण कराया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट पर्सन है, ज्ञानचंद ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए डोटी पर कब आक्रमण किया? डोटी मतलब नेपालियों पर कब आक्रमण किया? तो ज्ञानचंद ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए डोटियों पर कब आक्रमण किया था? ये 1704 ईस्वी में किया था। तो 1704 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, नेक्स्ट पर्सन है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया? तो किस शासक के स्वर्णकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया? तो किसके काल को कहा गया है यहाँ पे? जगत चंद के। तो जगत चंद के शासनकाल को
कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है। इनके समय में समझा है कि यहाँ की जनता भी मतलब इन्होंने अपने समय में जो प्रजा थी इनकी काफ़ी खुश रखी होगी, जैसे कि उन पर कोई कर ना लगाना है, कुछ भी इस तरीके का टैक्स वैक्स, वो अधिकतर इन्होंने माफ़ कर दिया होगा। ठीक है, तो इसीलिए कुमाऊं का स्वर्ण काल भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस चंद शासक के समय में जुआरियों पर कर लगाया गया? जुआरियों जो है, जुआ सट्टा खेलते हैं लोग, ठीक है, तो जुआरियों पर कर लगाया गया। तो किस चंद शासक ने जुआरियों पर कर लगाया था? तो वो लगाया था जगत चंद ने। तो जगत चंद के समय में ही जुआरियों पर कर लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत चंद। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस शासक मतलब किस चंद शासक की मृत्यु चेचक बीमारी के कारण हुई थी? तो चेचक बीमारी के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत चंद। तो जगत चंद की मृत्यु जो हुई थी चेचक बीमारी के कारण हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत चंद। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है यहाँ पे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक देवी चंद। देवी चंद को चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी नोट जरूर करते रहिएगा, जिससे आपको बाद में कोई यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण किस चंद शासक के समय में हुआ था? तो कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण किस चंद शासक के समय में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कल्याण चंद चतुर्थ। तो कल्याण चंद चतुर्थ के समय यहाँ पर जो है कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था। तो किस चंद शासक के समय में हुआ था? कल्याण चंद चतुर्थ के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण चंद चतुर्थ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्मोड़ा में चो महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अल्मोड़ा में चो महल का निर्माण किसने करवाया? तो अल्मोड़ा में चो महल का निर्माण किसने करवाया था? वो भी कल्याण चंद चतुर्थ ने करवाया था। तो कल्याण चंद चतुर्थ ने करवाया। तो कल्याण चंद चतुर्थ ने यहाँ पे अल्मोड़ा में चो महल का निर्माण कराया था। प्रश्न आया कि चो महल प्रश्न आ जाए आपके पास कि चो महल कहाँ पर स्थित है? तो चो महल कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और इस महल का निर्माण किसने कराया था? कल्याण चंद चतुर्थ ने करवाया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस चंद शासक के समय में हुआ था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस चंद शासक के समय में हुआ था? 77। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपचंद के समय में हुआ था। और इसके मैं आपको बता दूं, पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे, पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो ठीक है, तो 1526, 1556 और 1761, तो आप इनको भी याद रखिए। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था दीपचंद के समय में हुआ था, और उस समय जब हुआ था तो 1761 का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1761 में ये युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद वंश के एकमात्र शासक कौन थे जिन्होंने गढ़वाल व कुमाऊं दोनों पर आक्रमण किया? चंद वंश के एकमात्र शासक जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं मतलब कहना है कि पूरे उत्तराखंड पर ही उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। तो किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन चंद ने जो है यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पे आक्रमण किया था। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर आक्रमण किया था। तो किसने किया था? प्रद्युमन चंद ने किया था। तो इसका राइट आंसर है प्रद्युमन चंद। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न है कि कत्यूर काल के पश्चात पहली बार कुमाऊं और गढ़वाल राज्य एक शासक के अधीन कब हुआ? तो कत्यूरी काल चल रहा था। तो कत्यूरी काल में पश्चात बाद में पहली बार कुमाऊं और गढ़वाल राज्य एक शासक के अधीन हुआ, मतलब कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी एक ही शासक राज कर रहा है। तो वो कौन से थे, मतलब यहाँ पे मैं ये बताना है। और ये कब हुआ? तो कौन थे वो? वही यहाँ पे हमारे पास प्रद्युमन चंद ही थे, प्रद्युमन चंद थे। और कब हुआ था? ये 1786 में हुआ था। ये कब हुआ? 1786 में ऐसा हुआ था कि कुमाऊं और गढ़वाल जो राज्य था 1786 में एक ही शासक वहाँ पर राज कर रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1786 प्रद्युमन चंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, चंद वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चंद वंश का प्रतीक चिन्ह हमें बताना। तो चंद वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? आप सभी को पता भी होगा, कई बार हमारे पास एग्जामों में आया हुआ भी है कि चंद वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका जो चिन्ह था गाय का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास,
गुरुड़ियो हरेला किस मंडल में मनाए जाने वाले त्योहार हैं? तो गुरुड़िया या हरेला किस मंडल में मनाए जाने वाले त्योहार? तो किस मंडल में त्योहार मनाए जाते हैं? हरेला और गुरुड़िया। तो कुमाऊं मंडल, तो कुमाऊं मंडल में ये क्या है, ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं मंडल। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, बैजनाथ के मंदिरों में लक्ष्मी नारायण का मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो बैजनाथ के मंदिर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर किस वंश ने बनवाया? तो कौन सा वंश हम यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे करवाया था चंद वंश ने। तो चंद वंश ने क्या किया था, यहाँ पे बैजनाथ के मंदिरों में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवा दिया। तो किसने बनवाया था, किस वंश ने बनवाया था? चंद वंश ने बनवाया था। फिर नेक्स्ट पर्सन है, किस मंदिर के पास एक हथिया देवाल स्थित है? तो किस मंदिर के पास एक हथिया देवाल स्थित है? तो मड़ के सूर्य मंदिर। तो मड़ के सूर्य मंदिर के पास क्या है, यहाँ पे मड़ के सूर्य मंदिर के पास एक हथिया देवाल स्थित है। तो प्रश्न आ जाए कि किस मंदिर के पास एक हथिया देवाल स्थित है? तो किस मंदिर के पास है, यहाँ पे मड़ के सूर्य मंदिर के पास एक हथिया देवाल स्थित है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास, नेक्स्ट पर्सन है कि अशोक चल्ल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख कब प्राप्त हुआ? तो अशोक चल्ल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख कब प्राप्त हुआ था? 1191 ईस्वी में जो है अशोक चल्ल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट पर्सन है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था किन की देन है? तो उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था किन की देन है? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंदो। तो चंदो द्वारा ही उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। तो चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, चंदो ने सवदा स्थल हेतु किस स्थान को चुना था? तो किस स्थान को चुना था इन्होंने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जागेश्वर स्थल। तो जागेश्वर को इन्होंने सवदा के लिए चुना था। फिर नेक्स्ट पर्सन है, चंद शासन काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो चंद शासन काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो वो होती थी ग्राम। तो ग्राम में क्या है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। तो चंद शासन काल में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? यहाँ पे ग्राम। तो ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम। फिर नेक्स्ट पर्सन है, अधाली कितने किलो के बराबर होता है? तो अधाली जो हमें बताना है, अधाली चंद वंश में नापतोल में कुछ शब्द था अधाली। तो ये अधाली कितने किलो के बराबर होता था? लगभग जो होता था 15 किलो के बराबर होता था, और ये लगभग में होता था, ठीक है। तो लगभग में 15 किलो के बराबर होता था अधाली। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, ज्यूला कितने क्विंटल के बराबर होता है? कुंटल के बराबर होता था। तो ज्यूला कितने कुंटल के बराबर होता था? तो ये आपको मैं बता दूं, लगभग 10 क्विंटल के बराबर होता था। तो 10 क्विंटल के बराबर ये क्या होता था, यहाँ पे 10 क्विंटल या क्विंटल के बराबर क्या होता था, ज्यूला होता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 क्विंटल हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर का क्या नाम था? तो अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर का क्या नाम था? बेकर। तो बेकर जो है अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर था, और ये कर सभी के सभी चंदों के द्वारा लगाए गए कर थे, ठीक है। तो इसके में आपको मैं अभी यहाँ पे पर्सन आएंगे अभी और आगे। यहाँ पे देखिए कि चंदों द्वारा युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या या कौन सा कर कहलाता? तो चंदों द्वारा युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा कर था? मांगा कर। तो मांगा कर जो था चंदों के द्वारा लिया जाने वाला कर था, और ये कर जो है युद्ध के समय में लिया जाने वाला एक कर था। तो युद्ध के समय में लिया जाने वाला कर कौन सा था? मांगा कर हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास कि लाल मंडी किला फोर्ट मोयरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? लाल मंडी किले को ही फोर्ट मोयरा किला भी कहा जाता है, और इस किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया? तो किसने करवाया था? कल्याण चंद ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कल्याण चंद ने करवाया था, और ये कब कराया था? 1563 ईस्वी में कराया था। तो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में कराया था। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास, खगमारा किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो खगमारा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? ये भीष्मचंद। तो भीष्मचंद ने यहाँ पे खगमारा किले का निर्माण करवाया था, और ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो अल्मोड़ा में ये स्थित है। तो खगमारा किले का निर्माण भीष्मचंद ने कराया था, और ये अल्मोड़ा में स्थित है। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, नेक्स्ट पर्सन आएगा, नेक्स्ट पर्सन ये है हमारे पास, नेक्स्ट पर्सन आएगा, किस किले को गोरखाकालीन किला माना जाता है? तो किस किले को गोरखाकालीन किला माना जाता है, मैं ये बताना है। तो नेथड़ा का किला जो है,
नेथड़ा का किला जो है गोरखा कालीन किला माना जाता है और ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेथड़ा किला अल्मोड़ा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है गोरखा किला स्थित है। तो गोरखा किला कहाँ पर स्थित? तो गोरखा किला आपको पिथौरागढ़ में स्थित है। तो गोरखा कालीन किले की अगर मैं बात करूं, गोरखा कालीन किला कौन सा था हमारे पास? गोरखा कालीन किला था नेतड़ा का किला। और गोरखा किला जो स्थित है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना 94 और 95, इसीलिए मैंने दोनों पर्सन यहाँ पे एक साथ दिए हैं। गोरखा कालीन किला नेतड़ा का किला था जो कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और गोरखा किला कहाँ पर स्थित है? गोरखा किला पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर्सन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है सिरमोही किला स्थित है। तो सिरमोही किला कहाँ पर स्थित है? सिरमोही किला हमारे पास चंपावत के लोहा घाट में स्थित है। तो चंपावत के लोहा घाट, तो लोहा घाट चंपावत में स्थित है और ये सिरमोही गांव में ही स्थित है। तो सिरमोही किला कहाँ पर है? चंपावत के लोहा घाट में सिरमोही गांव में स्थित है। फिर नेक्स्ट पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन आएगा कि बाणासुर किले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? तो बाणासुर किले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मारकोट। तो मारकोट का किला कहा जाता था। तो बाणासुर का किला जो था मारकोट के किले के नाम से भी जाना जाता था वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास सिराकोट का किला स्थित है। तो सिराकोट का किला कहाँ पर स्थित है? सिराकोट का किला हमारे पास कहाँ पर है? सिराकोट का किला हमारे पास पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड और लास्ट पर्सन है हमारे पास, सेकंड पर्सन कोटालगढ़ किला स्थित है। तो कोटालगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? कोटालगढ़ का किला हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है। तो चंपावत जनपद, इसी किले को, कोटालगढ़ किले को बाणासुर का किला भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि कोटालगढ़ के किले को अन्य बाणासुर किला के नाम से भी जाना जाता है और ये चंपावत में स्थित है। और लास्ट पर्सन है चंदों के समय जमीन का वास्तविक स्वामित्व कौन होता था? तो कौन होता था वहां पर? राजा। इसका जो मतलब यहाँ पे चंदों के समय जमीन का स्वामित्व या स्वामित्व जो होता था यहाँ पे किसमें निहित होता था? तो राजा में निहित होता था। तो इसके जो आपको मैंने फ्रेंड्स इसमें चंदवंश आपको मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।